हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सर, this video, you know what this video is. You saw the banner. I just want to tell you a few things. One, this is a very latest lecture updated for November 2022 और इसमें जो मैंने मटेरियल यूज किया है ये मेरा एब्सोल्युटली लेटेस्ट मटेरियल है जो नवंबर 22 और मई 23 के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास कोई पुराना मटेरियल है और अगर इसमें आपको मेरी स्क्रीन पे जो मटेरियल में चेंजेस दिख रहे हैं वो अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो प्लीज 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 आप अपने नोट्स में मेरे स्क्रीन के हिसाब से अपडेट कर लेना, बिकॉज स्क्रीन में जो है वो फाइनल है, वो नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है और पूरा अमेंडेड है। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके नवंबर 22 के लिए, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके साथ मैंने नवंबर 22 का रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा है। तो प्लीज 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 जाकर के वो प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए या उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके नवंबर 22 के लिए जो भी वीडियोस रिलेवेंट है ना, वो एक जगह पे मैं सारा चैप्टर वाइज डाल दूंगा, तो आपको उससे बहुत ईजी हो जाएगा रिवीजन करना अभी भी और एग्जाम के पहले भी। और गाइस, बहुत एनर्जी लगती है रिवीजन वीडियो में और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियोस होते हैं ताकि बकवास कम हो और उसी समय में हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर लें। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू शो सम लव, बिकॉज ट्रस्ट मी, योर अप्रिशिएशन इज द ओनली मोटिवेशन, इज द ओनली थिंग दैट आई नीड एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। सो हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंटिल देन सी यू। हाँ जी दोस्तों, सुनो, स्टार्ट करते हैं। सर, चैप्टर 3 अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन का रिवीजन करना है अपने को। 8 मार्क तक का इसका वेटेज है। एग्जाम में आपको इसको रिवाइज करने के लिए मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 15 मिनट से 1.5 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लगेगा छोड़ो, नहीं मिलेगा तो अपने को उस लेवल पे पहुंचना है। हम क्या करेंगे सर, आराम से सारी चीजें रिवाइज करेंगे। बस एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, सुनते जाना, आराम से समझते जाना और सबको कुछ एब्जॉर्ब करते जाना। एक ही वादा करो मेरे से, जब तक खत्म नहीं होगा उठ के नहीं जाओगे, ठीक है सर। एक तो आपको ये नोट्स लगेगा, इसके साथ साथ आपको मेरा जो शेड्यूल 5 का जो चार्ट है वो भी लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 5 को अपन चार्ट से पूरा रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, सुनो, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर, की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है? मैनेजरियल पर्सन में डेफिनेशन, की मैनेजरियल पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये सबका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है सर? वो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 में डिफाइंड है। मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ पर्सन हु इज अ डायरेक्टर एंड इज इंटरेस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सर, आपको सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट मिला है और आप डायरेक्टर भी हो, तो डायरेक्टर प्लस सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड हाउ डू यू गेट दिस पावर? यू गेट दिस पावर बाय वर्च्यू ऑफ ईदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अग्रीमेंट विद द कंपनी और बोर्ड रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग। सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग और आपका अग्रीमेंट विद द कंपनी, ये सर आपको जो पावर्स मिलते हैं ना, उस वजह से आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हो। क्या जरूरी है कि किसी बंदे को आप मैनेजिंग डायरेक्टर बुला रहे हो तभी वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा? बिल्कुल नहीं सर। अगर वो डायरेक्टर है और उसके पास सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर माना जाएगा सर। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर है जो रूटीन नेचर का काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर रहा है, देन सच पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ रूटीन नेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। सर, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ रूटीन नेचर मतलब क्या होता है? आपने बोल दिया कंपनी का कॉमन सील कहीं पे अफिक्स कर लेना, पावर टू अफिक्स द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। अगर आप बोल रहे हो चेक या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करने का पावर, या शेयर सर्टिफिकेट साइन करने का पावर, या फिर अगर आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन आप अप्रूव करते हो, तो सर ये छोटे मोटे पावर है। क्या छोटे मोटे पावर है सर? कॉमन सील अफिक्स करना, चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना, शेयर सर्टिफिकेट साइन करना और शेयर रजिस्टर करना। शेयर से रिलेटेड 2 पॉइंट है, कॉमन सील का 1 पॉइंट है और आपका चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एनआई का 1 पॉइंट है। तो सर ये 4 पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये रूटीन नेचर का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट का। ये अगर मैनेजिंग डायरेक्टर कर रहे हैं तो उसको क्या नहीं कर सकते आप? उसको एमडी नहीं बुला सकते। अब सर दूसरा, मैनेजर क्या होता है? मैनेजर मतलब एन इंडिविजुअल हु हैज होल और सब्सटैंशियली द होल पावर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हु हैज द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द पावर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बट ही वर्क्स अंडर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल, डायरेक्टर नहीं सर, इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ बोर्ड हैज द मैनेजमेंट ऑफ होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये हो गया मैनेजर दोस्तों। सुनो, अभी आपका मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया और मैनेजर हो गया, दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, मैनेजर मैनेजर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एक कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक मैनेजर हो सकता है? द आंसर इज नो।
क्यों सर? क्योंकि सेक्शन 196 जो हम नीचे पढ़ेंगे उसके सबसेक्शन 1 में क्लियरली लिखा है अ कंपनी शैल नॉट हैव एट द सेम टाइम अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। मतलब आपके पास एक समय पे मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ नहीं होने चाहिए। उसके बाद सर सुनो, उसके बाद की मैनेजरल पर्सन क्या होता है? क्लास में जो मैंने चार्ट बनाया था याद करो, की मैनेजरल पर्सन क्या होता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होते हैं वो तो सारे की मैनेजरल पर्सन में आते हैं, जैसे कि आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, सॉरी की मैनेजर का डेफिनेशन नहीं है वो सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो अंदर का याद करो, उसमें जो एमडी है और जो डब्ल्यूटीडी है ये की मैनेजरल पर्सन में आएगा। उसके अलावा जो बाहर मैनेजर बैठा है वो की मैनेजर में आएगा। सीएफओ, सीईओ, सीएफओ, सीईओ और सीएस ये तीनों आएंगे, और इनके नीचे जो एक लेवल नीचे जो लोग हैं ना सीनियर मैनेजमेंट में, वो लोग भी आएंगे, और ये क्या हो जाएगा? की मैनेजरल पर्सन हो जाएगा। मतलब सर की मैनेजरल पर्सन में सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं आते। तो सर सीईओ, एमडी, मैनेजर, CS होल टाइम डायरेक्टर, CFO और ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो दी डायरेक्टर्स इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसको काट दो और इसको कर दो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो ये होगा एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई सेव हो जा। हाँ सर, एम्प्लॉयमेंट नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉय, जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है वो एक लेवल नीचे है, वो लोग को भी होल टाइम की मैनेजरल पर्सन माना जाएगा, और अदर ऑफिसर्स एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ये लोग क्या हो गए सर? की मैनेजरल पर्सन हो गए। उसके अलावा होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है सर? एक डायरेक्टर जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, और रेम्यूनरेशन क्या होता है वो रेलेवेंट नहीं है। अब मेरी बात सुनो सर, अब मेरी बात सुनो, क्या एक बंदा जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, क्या उसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो? ही इज नॉट अ डायरेक्टर इन योर कंपनी, कैन यू अपॉइंट हिम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? नो सर, यू कैन नॉट, यू विल हैव टू हैव अपॉइंट डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर वरना उसको आप मैनेजर बुलाओगे, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं। सर क्या एडिशनल डायरेक्टर को भी एमडी अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल डायरेक्टर को भी एमडी अपॉइंट कर सकते हो। सर जो एमडी डब्ल्यूटीडी होते हैं ये रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं कि नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं? तो मैंने कहा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तुमको क्लास में क्या दिखाया था? मैंने तुमको सुप्रीम इंडस्ट्रीज का रेजोल्यूशन दिखाया था, उसमें लास्ट में उन्होंने लिखा था कि हमारे केस में जो एमडी है वो नॉन रोटेशनल होगा, तो नॉन रोटेशनल होगा। अगर तुम लिखते रोटेशनल होगा तो रोटेशनल होगा। एक चीज ध्यान रखना, रोटेशनल और नॉन रोटेशनल का जो मैक्सिमम लिमिट है वो तुमको ब्रीच नहीं करना होगा। सर अब सुनो, अगर एक पर्सन है, अगर जो एक बंदा है उसका वो एमडी बन रखा था, अब वो 164 में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मतलब अब वो एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्या वो एज एन एमडी कंटिन्यू कर सकता है? हाँ सर, हम समझ गए ना, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। हो गया सर, आगे बताओ। अच्छा ठीक है, ओके सर सुनो मेरी बात। सेक्शन 196, व्हाट इज सेक्शन 196? हियर स्टार्ट्स दी सेक्शन 196 क्या है? अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। 197 किसकी बात करेगा? रेम्यूनरेशन की बात करेगा, और दोनों के बारे में मिला के शेड्यूल 5 में बात करेंगे। 196 अपॉइंटमेंट। सबसे पहला लाइन सर, एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक समय पे नहीं हो सकते। अब सर जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसका टेन्योर कितना रहेगा? तो लॉ ने बोला ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स एट अ टाइम, उससे ज्यादा नहीं, और 5 इयर्स एट अ टाइम, उससे ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता। अब सर जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर एक टर्म के लिए अपॉइंट कर दिए तो क्या रीअपॉइंट कर सकते हो? एब्सोल्युटली रीअपॉइंट कर सकते हो। मेरा एक लाइन अपने दिमाग में जाने दो कि एक बंदा कभी-कभी 30-30 साल तक एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, तो बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हो। अब सर सुनो सर, जब रीअपॉइंट करोगे आप, तो रीअपॉइंट के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कितने समय रेजोल्यूशन पास करोगे? कितने समय पहले रेजोल्यूशन पास करोगे? लॉ ने बोला जब करना है कर लेना, लेकिन जिस दिन रीअपॉइंटमेंट जो लास्ट डेट है उसके 1 साल के पहले मत करना। जो लास्ट डेट है उसके 1 साल के पहले मत करना, मतलब उसके 1 साल के पीरियड में कभी भी कर लेना। दैट इज रीअपॉइंटमेंट शुड नॉट बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अगर आपका 31 मार्च 2022 को टर्म खत्म हो रहा है तो 31 मार्च 2021 या उसके पहले रीअपॉइंटमेंट मत करना, उसके बाद जरूर कर लेना। अब सर 4 कंडीशन है एलिजिबिलिटी की जो सेक्शन 197 में लिखा है। अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बनना चाहते हो, एक चीज समझो सर, ये जो सेक्शन 196 है ना, ये 3 लोगों के बारे में बात करता है, जिसको हम प्यार से मैनेजरियल पर्सन कहते हैं। एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, इनको क्या कहते हैं? मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन नहीं, की मैनेजरियल पर्सन तो ऊपर अपन ने पढ़ा, इनको कहते हैं मैनेजरियल पर्सन। 4 एलिजिबिलिटी कंडीशन है सर। पहला, एज आपका 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70 अटेन नहीं किया होना चाहिए। एज शुड नॉट बी less than 21 years and should not have attained an age of 70 years. दूसरा, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए या फिर एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट नहीं हुए होने चाहिए। तीसरा, क्रेडिटर, यू शुड नॉट हैव सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स और मेड कॉम्पोजिशन विद देम। कॉम्पोजिशन मतलब क्या? 1 रुपए के पीछे 25 पैसा दिया, 30 पैसा दिया, 40 पैसा दिया, मतलब आपने पार्ट पेमेंट करके सेटल कर दिया, उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। और फोर्थ सर, आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए किसी भी ऑफेंस के लिए 6 महीने से ज्यादा के लिए। आप किसी भी कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए फॉर एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर आप जेल गए हो 6 महीने से ज्यादा के लिए तो खत्म है भाई, खत्म है। ओके, टाटा बाय बाय, आप नहीं अपॉइंट हो सकते। लेकिन सर क्या मैं 70 साल से ज्यादा के इंसान को 70 और
70 प्लस के इंसान को क्या मैं मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर? लॉ ने कहा हाँ, अगर करना है ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना, और जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए तुम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजोगे ना, उसमें तुम पूरा जस्टिफिकेशन देना कि क्यों अपने को ये बंदा चाहिए। जैसा कि मैंने सुप्रीम इंडस्ट्रीज का आपको दिखाया था, वो बंदा 70 प्लस भी था, जो एमपी टापरिया करके जो थे, तो 70 प्लस भी थे। तो जो नीचे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा ना, वहां वो समझाए होंगे कि क्यों हमको एमपी तापरिया को अपॉइंट करना है। लेकिन सर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास हो पाया, बट इफ द वोट कास्टेड इन फेवर वर मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन, इन दैट केस यू कैन गो अहेड एंड टेक द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड दैट वाज यस यू शुड बी अपॉइंटेड, देन इट विल लेट यू अपॉइंट। अब सर ये जो चार कंडीशन थे ना, एज, इंसॉल्वेंट, क्रेडिटर और कन्विक्शन का, ये चार कंडीशन 196 के थे। अब सर आ जाते हैं शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में अगर आप आओगे पार्ट 1 में, पार्ट 1 जो है शेड्यूल 5 का, वहां पे अगर आप आओगे तो शेड्यूल 5 पार्ट 1 किस बारे में बात करता है सर? एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। चार और कंडीशन दिए हैं एलिजिबिलिटी के लिए। सबसे पहला, यू शुड नॉट बी कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 19 एक्ट्स। कौन सा कन्विक्शन मतलब क्या सर? यू शुड नॉट बी इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टाइम और फाइंड अ पेनल्टी ऑफ मोर देन 1000 रुपीज। 1000 रुपए से ज्यादा की भी फाइन लगी या एक दिन के लिए भी जेल गए, ये 19 एक्ट्स के अंडर, तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन सर एक चीज बता देना चाहता हूं आगे बढ़ने के पहले कि शेड्यूल 5 में ना ऊपर हेडर में ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि बिना सीजी के अप्रूवल के ये सारे कंडीशन मीट करने चाहिए। लेकिन अगर कोई कंडीशन मीट नहीं कर रहा है तो आप सीजी का अप्रूवल लेकर के अपॉइंट कर सकते हो। तो चार कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? अगर आपको जेल हुई है या फिर आपको फाइन 1000 रुपए से ज्यादा लगा है 19 एक्ट के अंदर। सर क्या वो 19 एक्ट में इनकम टैक्स आता है? हाँ सर। जीएसटी आता है? हाँ सर। बेनामी आता है? नहीं सर। बेनामी आता है? नहीं सर। कॉम्पिटिशन एक्ट आता है? क्या कॉम्पिटिशन एक्ट आता है? कॉम्पिटिशन एक्ट आता है। खोलो बुक और चेक करो। मेरी बात सुनो सर, एज क्या है? ये आपने पहला क्या बोला? डिटेंशन, कन्विक्शन। दूसरा, डिटेन हुए हो, अगर आप डिटेन हुए हो अंडर वन एक्ट विच इज कॉल्ड एज कोफिप्सा। सर कोफिप्सा का फुल फॉर्म याद नहीं आएगा ना तो समझना कुछ तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है और स्मगलिंग से रिलेटेड है। फॉरेक्स और स्मगलिंग, बस दो वर्ड। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। जब अपन आगे फेमा पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। कोफिप्सा एक्ट के अंदर आप डिटेन नहीं हुए होने चाहिए। ऊपर कन्विक्टेड है या डिटेन है। कन्विक्टेड मतलब क्या? आपको जेल हुई है। डिटेन मतलब क्या? सिर्फ बुलाया भी गया है ना तो लग गए। तीसरा सर, आपका एज 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 70 से ज्यादा है तो आप अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लियो ना दोस्त, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या सर? आप लोगों को 12 महीने, आप या तो 12 महीने से ज्यादा कंटिन्यूअसली पिछले 12 महीने में स्टे किए हो, या फिर यू हैव कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस वेकेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस वोकेशन सर, वेकेशन नहीं वोकेशन। कोई बात नहीं, आगे जब फेमा पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बेसिक्स हो जाएगी। तो ये चार एडिशनल कंडीशन है। पर सर सुनो, अगर ये चार एडिशनल कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर फर्स्ट और सेकंड केस जो है ना, कन्विक्शन और डिटेंशन का, उसमें आप एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लोगे ना, तो जब तक दोबारा क्राइम नहीं करते आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। जब तक दोबारा क्राइम नहीं करते तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। और एज में तो हमने बोल ही दिया कि भाई एसआर पास करेगा तो अप्रूवल नहीं लगेगा। और फोर्थ, अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो तुमको अप्रूवल लगेगा। ये चार कंडीशन मीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो? एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ये चार कंडीशन मीट करने के बाद आप अपॉइंट कर सकते हो। ये एडिशनल कंडीशन है। तो टोटल कितने हो गए सर? वहां पे 4 थे और यहां पे 4 हो गए। 4 + 4 7। क्यों सर? क्योंकि एज वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है। उसके बाद सर, जब आप अपॉइंट करना चाहते हो, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट व्हेन यू आर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज पर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 197 इन शेड्यूल 5, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन विल हैव टू बी फर्स्ट अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग एंड देन टेकन टू द शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल एंड इफ नीडेड आल्सो टेकन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज इन डेविएशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। जो अपन ने एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन पढ़ा ना, उसके डेविएशन में अगर है तो आपको उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सर सुनो, शेयर होल्डर का अप्रूवल यू विल हैव टू टेक विद इन हाउ मेनी डेज? ऐसा कुछ नहीं है, बट लॉ सेज दैट विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ managing director, manager or whole time director, within 60 days of appointment you will file a form which is called as form MR1. it will be filed to ROC. it is called return of such appointment. और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट लेना होता है ना, वो आपको 90 डेज के अंदर लेना पड़ेगा इन फॉर्म MR2. 90 डेज के अंदर you'll have to take in form MR2 and you'll have to take central government का अप्रूवल 90 days from the date of appointment. date of appointment क्या मानेंगे ये सब में? the date on which board appointed. but however imagine a situation wherein board appointed, बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, बाद में जब आप शेयर होल्डर के पास गए अपॉइंटमेंट के लिए, शेयर होल्डर ने मना कर दिया। कैसा हुआ था सर? हाँ, ईश्वर मोटर के केस में हुआ था। तो अगर शेयर होल्डर मना कर दे रहे तो क्या करोगे? अगर शेयर होल्डर मना कर दे रहे हैं ना, तो इन दैट केस द एक्ट्स डन बिटवीन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इन बोर्ड मीटिंग टू शेयर होल्डर का मीटिंग, ये जो इस बीच में जो काम किया है ना, ऑल दोज एक्ट्स विल बी वैलिड. सो
Where appointment of MD WTD manager is not approved by shareholder in general meeting, acts done before the approval shall be deemed to be valid. अब सर एक्सेप्शन 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 क्या है सर? प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन दो चीजों से है, सेक्शन 196 सबसेक्शन 4 और 196 सबसेक्शन 5. दैट इज यू विल नॉट हैव टू टेक एनी अप्रूवल, एंड अप्रूवल की बात ही नहीं आती है, तो वैलिडिटी की बात ही नहीं आती है. एंड गवर्नमेंट कंपनी के केस में देयर आर 3 एक्सेप्शंस, 196 सबसेक्शन 2, 196 सबसेक्शन 4, 196 सबसेक्शन 5. गवर्नमेंट कंपनी में 2 सबसेक्शन 2 के ऐसे टर्म जो 5 साल का टर्म होता है रीअपॉइंट करने के लिए, आप 1 साल से ज्यादा पहले रीअपॉइंट नहीं कर सकते. ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी एप्लीकेबल नहीं होगी गवर्नमेंट कंपनी को. सर देयर वाज एन एग्जांपल ऑन प्राइवेट कंपनी पे क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि प्राइवेट कंपनी को अगर आप शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं करा रहे हो या ऐसा कुछ, तो आंसर था प्राइवेट कंपनी को ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज 196 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 आर नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी. अब सर सुनो, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं. क्या एक कंपनी में एक एमडी और एक होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर. एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ नहीं हो सकता, बट एमडी और होल टाइम डायरेक्टर बिल्कुल हो सकता है. क्या एक कंपनी में 2 मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं? वैसे होते हैं प्रैक्टिकली. देखो गवर्नमेंट कंपनी को तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, पर प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूं, जो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है उसमें 4 एमडी हैं, तो एमडीज होते हैं मोर देन 1. बट क्यों, जब तक इंस्टीट्यूट नहीं पूछना क्यों बहस करना अपने को? कैन अ कंपनी हैव 2 मैनेजर्स दो? कैन अ कंपनी हैव 2 मैनेजर्स? टेक्निकली नो सर, बिकॉज होल और सब्सटैंशियली होल पावर इज गोइंग टू अ मैनेजर. यू कैन नॉट हैव 2 मैनेजर्स इन द सेम कंपनी. यू कैन नॉट गिव होल और सब्सटैंशियली द होल टू 2 पीपल. यू कैन गिव इट टू ओनली 1 पीपल. उसके अलावा सर कैन अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ? नो, ही कैन नॉट बी, बिकॉज आप 5-5 साल के लिए अपॉइंट करो, भले रीअपॉइंट करते जाओ जितना करना है, but he cannot be in one go appointed as a managing director for life. Can a person of less than 21 years age become a managing director? Can a person of less than 21 years age become a managing director? The answer is no. But can a person of less than 21 years of age become a normal director? Yes sir. Below 21 years of age, 18 ईयर्स से ऊपर अगर आप हो ना, तो आप डायरेक्टर बन सकते हो, क्योंकि आपको डेन मिल सकता है. 18 से कम हो तो ना डायरेक्टर बनोगे ना मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे. 18 से ज्यादा हो, 21 तक हो, तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन डायरेक्टर बन सकते हो. और 21 से ज्यादा हो तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकते हो. उसके अलावा सर टेल मी समथिंग, देयर वर 4 कंडीशंस राइट? एज हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कन्विक्टेड हो गया और क्रेडिटर्स हो गया. इफ अ पर्सन suspended payment of creditors, can he then go and take central government ka approval and get appointed as a managing director? If he suspended the payment to creditors, can he then go and take approval of central government and appoint that person as managing director? The answer is no. सर आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल शेड्यूल 5 के पार्ट 1 के एक्सेप्शन में ले सकते हो, यहां 196 के क्वालिफिकेशंस में नहीं ले सकते. उसके बाद सर सुनो, उसके बाद तो कुछ और है नहीं. Yes, sir, tell me just one last thing. Is a department head considered as a manager? If you are appointed as a purchase department head, will you be a manager? Law says no. Manager means substantially the whole. Department head is just one department, 2 department. If you are department head of all the departments, then you are the manager, but otherwise not. Okay? So department heads are also not manager, although you may call them manager. That is different. आप उनको, मेरे ऑफिस में मैनेजर होते थे, वो मैनेजर नहीं सर. मैनेजर मतलब लीगल वर्ड में जो मैनेजर होता है. अब सर सुनो, सेक्शन 196 तो हो गया, 197 ओवरऑल मैक्सिमम managerial remuneration, very important provision. How much remuneration you can pay and to whom? Look at me, मेरी तरफ देखो, सुनो. 11%, 5%, 10%, 1%, 3%. 11% क्या है? सुनो, याद मत करो, सुनो. नेट प्रॉफिट. व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट जो आपको सेक्शन 198 अगले सेक्शन से आता है, वो नेट प्रॉफिट ले आना. वो नेट प्रॉफिट में डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट कर देना. मतलब क्या? उसमें डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कम हुआ नहीं होना चाहिए. अगर कम हुआ है तो उसको एड बैक कर दो. सो नेट प्रॉफिट एज पर 198 without adjusted for director's remuneration, take that net profit, multiply it with 11%. That is the overall maximum remuneration that you can give to someone. Okay? Ever to anyone. When I say anyone, I mean here managing director, whole-time director, manager and other directors. So consider all directors plus manager. उन लोगों के remuneration की बात हो रही है. तो इसमें CEO, CFO, CS नहीं आते. 11% of net profit. Now, how much do you give to whom? So classify it into 2 different categories. MDWTD manager and other directors. MDWTD manager. MDWTD मैनेजर को कितना दोगे? अगर एक जन को देने की बात कर रहे हो ना, यू कैन गिव अप टू 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट. बट इफ यू आर गिविंग टू मोर देन 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, देन द टोटल हैज टू बी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. एंड
पेमेंट टू ईच इंडिविजुअल MDWTD मैनेजर कैन नॉट एक्सीड 5%। तो एक जन को 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा, सबको 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये LHS हो गया। अब अगर 5% या 10% है कंपनी में, मतलब क्या, अगर कोई 5% नेट प्रॉफिट ले रहा है या 10% नेट प्रॉफिट ले रहा है, तो उस केस में बाकी डायरेक्टर्स जो है ना, उन लोगों को सिर्फ 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज ऑल द वर्क इज डन बाय MDWTD मैनेजर। यू आर जस्ट सिटिंग एंड गिविंग ज्ञान, सो you don't need more than 1%. But however, if the company does not have any remuneration for MDWTD manager, then in that case it can pay up to 3% of net profit to those other directors. But however, can you pay more than this limit? Actually, you'll find it all in this summary. Summary का summary है ये, ठीक है। तो आप क्या इस लिमिट से ज्यादा दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। 5%, 10%, 3%, 1% जो है ना, उससे अगर ज्यादा आपको देना है, यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इफ यू वांट टू गिव मोर देन दीज लिमिट्स, यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड नॉट ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन, you will also have to take approval of PFI. When I say PFI, there are four people whose approval is needed under this chapter. याद कर लो आपका क्या क्या कौन कौन लोग हो गए सर, आपके बैंक्स, PFI, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर, उनका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है, अगर इनसे लोन सब्सिस्ट कर रहे हैं और आपने डिफॉल्ट किया है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर सर अगर आप 11% ऑफ नेट प्रॉफिट के लिमिट के ऊपर जा रहे हो ना, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट के लिमिट के ऊपर, तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, SR नहीं, और आपको शेड्यूल 5 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। एक बार देख लेना शेड्यूल 5 का क्या है, और PFI का अप्रूवल तो लगेगा ही। अब मेरी बात समझो सर, आपको एक चीज ये समझ आ गई है कि नीचे, अगर आप नीचे की लिमिट बढ़ाने के लिए SR पास कर रहे हो ना, तो बट नेचुरल है आपको OR जनरली पास करना पड़ेगा ही। मतलब क्या, अगर आप अपने डायरेक्टर्स को, बाकी MDWTD मैनेजर को 10% दे रहे हो और बाकी डायरेक्टर्स को 1% दे रहे हो, तो टोटल वैसे ही 11% होता है। अब सर अगर ये 10% को आप 10.5% भी करना चाहते हो, तो आपको SR लगेगा, और अगर SR पास किया तो आपका ओवरऑल लिमिट 11% से ज्यादा हो गया, तो आपको OR भी पास करना पड़ेगा। तो जनरली सर जब OR पास होता है ना, तब SR पास हो चुका होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो दैट इज वाई OR इज फॉर 11% ओवरऑल, बट बाकी लोगों के लिए SR है। अब मेरी बात समझो सर, ये तो बेसिक था कि कितना, किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, कितना % तक पे कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, आगे छोटी छोटी कुछ बातें हैं कि सर ये तो हो गया प्रॉफिट के केस में, बट इन केस इफ अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, देन कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 जो बोल रहा है वही शेड्यूल 5 ओवरराइड कर जाएगा सर सेक्शन 197 को। तीसरा, रेम्यूनरेशन, इफ यू आर पेइंग एनी रेम्यूनरेशन टू अ डायरेक्टर इन एनी अदर कैपेसिटी, विल इट बी कंसिडर्ड एज रेम्यूनरेशन फॉर दिस सेक्शन? यस सर, इफ अ रेम्यूनरेशन इज पेड टू एनी अदर in any other capacity, that will be considered as remuneration. However, if two conditions are satisfied, then that remuneration will not be considered in this limit. What are the two conditions? First, the services are being provided in professional capacity, and दूसरा, in the opinion of NRC, or where there is no NRC, in the opinion of board, such services are, the person providing such service has adequate professional qualification to provide that service. मतलब सर उसके पास requisite qualification है वो सर्विस देने के लिए। In that case, if both the conditions are satisfied, you will not include this particular payment in your remuneration. तो वो लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा, तो उसके ऊपर जितना आपको देना है आप दे सकते हो। मैंने आपको समझाया था जो हॉस्पिटल में डॉक्टर वाला एग्जांपल, कि अगर एक डॉक्टर न्यूरोसर्जन है आके ब्रेन सर्जरी करता है, तो वो पैसे लेगा, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ले रहा है, दैट यू विल नॉट इंक्लूड इन हिज रेम्यूनरेशन। 197 सबसेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 197 सबसेक्शन 5, एक बार बोलो जुबा कीसरी, 197 सबसेक्शन 5। 197 subsection 5 talks about sitting fees. What is sitting fees, sir? Sitting fees is basically a director gets to attend any meeting, be it board meeting, be it audit committee meeting, be it nomination remuneration committee meeting, whatever it is, they will get the sitting fees. Who will decide the sitting fees? It will be decided by the board. However, it will not exceed 1 lakh rupees per director per meeting. 1 lakh rupees per director per meeting. मतलब सर किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, हाँ किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को बाकी डायरेक्टर से कम नहीं मिल रहा है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को बाकी डायरेक्टर से कम नहीं मिल रहा है। एक सवाल का जवाब दो, क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 50,000, वुमेन डायरेक्टर को 40,000 और बाकी डायरेक्टर्स को 30,000 दे सकता हूं? Can I give 50,000 to independent director, 40,000 to women director, and 30,000 to बाकी directors? Because see, here women director is getting less than independent director. Can I do so? The answer is yes. The only thing that you have to compare is women director और independent director को बाकी director से कम नहीं मिल रहा है, इन लोग से ज्यादा मिल रहा है तो चलेगा, और दोनों का अलग अलग मिल रहा है ज्यादा में तो वो भी चलेगा। अब मेरी बात सुनो सर, सिटिंग फीस जो होता है ना, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ऑडियो विजुअल मीन से अटेंड करोगे तो भी आपको सिटिंग फीस मिलेगा। दूसरा, सर अगर एक मीटिंग एडजर्न हो जाती है, if a meeting gets adjourned, will he get sitting fees for both the original meeting as well as the adjourned meeting, or only for one meeting? So sir, the answer is adjourned meeting is merely a continuation of the original meeting. So if you're attending this and also attending that, it will be counted as one meeting, and hence you will pay only one sitting fees, only one sitting fees. Now
Is sitting fees payable to manager also, or do you have to pay it only to the board of director? The answer is it is payable only to the board of director. Directors को sitting fee मिलता है, manager को sitting fees नहीं मिलेगा. What is the manner of payment? How will you pay your remuneration? I showed you Supreme का annual report. उसमें manner आपको याद है कि पहले तो इन्होंने लिखा monthly remuneration कुछ 12-13 लाख का था, और उसके बाद नीचे इन्होंने लास्ट में लिखा 1% of net profit भी मिलेगा. So there are three ways you can pay a remuneration: monthly remuneration, or percentage of net profit, or partly monthly remuneration and partly net percentage of net profit. मतलब क्या, अगर उस केस में वो ये लिख देते कि कोई मंथली रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, सीधा 2% ऑफ नेट प्रॉफिट देंगे, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है सर, कंपनी का लॉस होगा तो क्या होगा. इसीलिए रेम्यूनरेशन जो होता है पार्ट मंथली पार्टली परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट में होता है. नेट प्रॉफिट क्या होता है सर, जो सेक्शन 198 में डिफाइंड है. अब सर एक बात बताओ, अगर एक डायरेक्टर ने एक्सेस रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर लिया, या फिर जो रेम्यूनरेशन ड्रॉ किया ना वो बिना अप्रूवल के ड्रॉ कर लिया, किसके अप्रूवल के बिना, शेयर होल्डर का लेना था, बोर्ड मीटिंग में लेना था, जिसका भी अप्रूवल लेना था, बिना अप्रूवल के या लिमिट के बियॉन्ड अगर आपने एक्सेस रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर लिया, सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी दैट यू विल हैव टू रिफंड सच एक्सेस अमाउंट. व्हेन विल यू रिफंड? यू विल रिफंड विद इन 2 years. ठीक है, अंटिल द टाइम यू रिफंड सच अमाउंट यू विल होल्ड इट वेयर, यू विल होल्ड इट इन द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी. तुम कंपनी के भरोसे पे होल्ड करोगे. बट सर हम उसको 2 साल के अंदर रिफंड देना था, पर हमने एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया कि जा तू भी क्या याद रखेगा, माफ कर देते हैं. कैन द कंपनी वेव ऑफ सच such excess remuneration receivable? So the law says that yes, you do. But if you want to do now, just do 2 things: pass special resolution and take approval of those bank, PFI, secured creditor, non-convertible debenture holder whose amount you have defaulted. तुमने जिनका अमाउंट डिफॉल्ट कर रखा है उनका अप्रूवल लेके फिर दे दो ना, तुम माफ कर दो, बड़ा दिल है तुम्हारा, माफ कर दो. तो सर 2 कंडीशन है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर से पूछ लेना, एंड दैट टू विद इन 2 years फ्रॉम द डेट इट बिकम रिफंडेबल. हाँ मतलब 2 साल के अंदर या तो पैसे आ जाने चाहिए, ये वेव ऑफ हो जाना चाहिए, नहीं तो ब्रीच हो जाएगा. सर सुनो, बेल वर्सेस लिवर ब्रो का क्या केस था सर? बेल वर्सेस लिवर ब्रो का बहुत सिंपल केस था कि अगर एक पर्सन को रेम्यूनरेशन देना है, ये हमने कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस में देखा था. इफ यू हैव टू पे अ कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस टू योर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एंड यू पेड इट, बट लेटर ऑन यू गॉट टू नो दैट पर्सन हैज डन अ लॉट ऑफ फ्रॉड इन द कंपनी एंड यू शुड टेक बैक दैट CFLO. So can you take back that CFLO? Law says that no. That person who was guilty, he was not obligated to disclose that boss I am guilty. दैट पर्सन जिसने फ्रॉड किया वो आके चिल्ला के बताएगा नहीं कि भाई मेरा CFLO काट लो, मैंने तो कंपनी की बैंड बजाई नहीं. ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड. सो इफ यू पेड हिम CFLO, he deserved CFLO, he'll get CFLO. You cannot take it back. So it was held that a director was not legally bound to disclose any breach of fiduciary obligation as to give the company an opportunity to dismiss him, and hence compensation cannot be refunded. ऑब्वियसली ना सर, तुम लॉ में लिख भी दोगे कि इंसान अगर मर्डर करे तो मर्डर करने के बाद जाके उसको बताना पड़ेगा. अरे बताएगा क्या? तुमको लगता है क्या वो बताएगा? सर उसके बाद सर बहुत सारे डिस्क्लोजर की चीजें हैं. एक ये पढ़ लो सर, ये पढ़ लो, शेड्यूल 5 ओवरराइड्स MOA, AOA अग्रीमेंट और एनी अदर रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग. शेड्यूल 5 इज सो पावरफुल. अगर नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाता है ना तो और कोई नहीं बचता भाई. शेड्यूल 5 एक ही सहारा है तुम्हारा. उसके बाद सर डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट. आप याद करो जो मैंने बोर्ड रिपोर्ट में तुमको डिस्क्लोजर दिखाए थे, पहले तुमको दिखाना पड़ता है कि तुम्हारे कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और बाकी डायरेक्टर्स हैं उन लोगों का बाकी एम्प्लॉइज की मीडियन रेम्यूनरेशन से कितना गुना ज्यादा इनका रेम्यूनरेशन है, और आपको दिखाना पड़ेगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन लोगों के रेम्यूनरेशन में. और जब परसेंटेज इंक्रीज दिखाओगे ना तो CEO, CFO, CS इन लोगों का भी परसेंटेज इंक्रीज दिखाना. उसके बाद ये बताना कि जो मीडियन एम्प्लॉइज हैं उनका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सैलरी. ये बताना तुम्हारे कंपनीज में कितने परमानेंट एम्प्लॉइज हैं. ये बताना कि पिछले साल तुम्हारे एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी परसेंटाइल इंक्रीज कितना था और तुम्हारे डायरेक्टर्स का परसेंटाइल इंक्रीज कितना था. जैसे हमने एग्जांपल में देखा था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का बोर्ड रिपोर्ट, उसमें क्या हुआ था? उसमें एम्प्लॉय का सैलरी 10-15% बढ़ा था, डायरेक्टर्स का सैलरी 50% बढ़ा था, जिसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि भाई पिछले साल 15% कम किए थे तो जो स्पाइक है वो नॉर्मल नहीं है. उसके बाद सर आपको लास्ट में अफर्मेशन देना पड़ता है कि जो भी सैलरी दे रहे हैं वो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी के पॉलिसी के हिसाब से, रेम्यूनरेशन पॉलिसी के हिसाब से पॉलिसी दे रहे हैं. ये 6 चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सर. कितना भी एक्रोनिम्स निमोनिक्स बना के रट्टा मार लो, जब तक आप वो टाटा कंसल्टेंसी का रिपोर्ट आपके दिमाग में नहीं आएगा ना कि भाई लेफ्ट साइड में ना मीडियन था और मीडियन के बाजू में परसेंटेज था और नीचे उन्होंने कुछ स्टार डाल रखे थे, अगले पेज में उन्होंने क्या डाल रखा था? उन्होंने डाल रखा था मीडियन
इंक्रीज क्या है, नेगेटिव 0.03%, परमानेंट एम्प्लॉइज कितने हैं, उसके नीचे एवरेज परसेंटाइल डाल रखा था और बाजू में डाल रखा था रेम्यूनरेशन। ये जब तक नहीं याद आएगा ना, तुम कितना रट्टा मारोगे भाई। 8 सब्जेक्ट है सीए फाइनल में, आ जाओ। उसके अलावा यू विल हैव टू डिस्क्लोज 10 एम्प्लॉइज, 10 एम्प्लॉइज, 10 एम्प्लॉइज का नाम, कौन से टॉप 10 एम्प्लॉइज। कैन दीज टॉप 10 एम्प्लॉइज बी एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, सीईओ? यस, वी सॉ इट वर एमडी, डब्ल्यूटीडी also. You will have to disclose those top 10 employees who either receive a remuneration of more than 1.02 crore or receive a remuneration of 8.5 lakh rupees per month, or they draw remuneration more than MD/WTD manager, उनसे ज्यादा पैसे निकालते हैं, एंड साथ में along with their relative, मतलब एज एन डिपेंडेंट एंड स्पाउस के साथ मिलकर के 2% ऑफ इक्विटी शेयर से ज्यादा होल्ड करते हैं। प्लीज ध्यान रखना, पहली बार रिलेटिव की जगह स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आया है, यूनिक है, थोड़ा याद रखना। डिस्क्लोजर में एग्जाम में इतना ज्यादा आता नहीं है, पर इट टेक्स अ मैटर ऑफ अटेम्प्ट टू जस्ट कम इन दी एग्जाम। उसके अलावा सर इन ये जो एम्प्लॉइज है, इनका आप क्या डिटेल डिस्क्लोज करोगे? आप डिस्क्लोज करोगे कितना रेम्यूनरेशन मिलता है, क्या एम्प्लॉयमेंट काम है इनका, एक्सपीरियंस क्या है, पहले कहां पे एम्प्लॉय थे, कितना परसेंटेज स्टेक होल्ड करते हैं, एज क्या है, ये सारे फैक्टर्स आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। उसके बाद सर डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस। इफ द कंपनी इज पेइंग एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मैनेजरल पर्सन, सीईओ, सीएफओ, सीएस, क्योंकि डायरेक्टर एंड ऑफिसर है तो ऑफिसर भी कवर होते हैं, सीईओ, सीएफओ, सीएस। इन लोगों का अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर कल को डायरेक्टर पे कोई लाइबिलिटी आएगी ना, तो उसके लिए डायरेक्टर को इंडेमनिफाई कर सके। तो जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, विल इट बी इंक्लूडेड इन द रेम्यूनरेशन? तो लॉ सेज दैट जनरली इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन, बट हाउएवर इफ later on it was found that the director or officer is proved to be guilty, in that case the premium will be considered as a part of the remuneration, क्योंकि भाई तू गिल्टी था, तेरे को बचा लिया वो इंश्योरेंस ने, तो प्रीमियम तेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें हमने एक क्वेश्चन किया था सर, जिसमें 5 लाख का प्रीमियम था, 1 लाख का क्लेम लगा था, तो 5 लाख पूरा का पूरा इन्होंने प्रीमियम में इंक्लूड कर दिया। लॉ ये बिल्कुल भी नहीं बोलता कि गिल्टी में जितना क्लेम आया उतना तुम क्या करोगे, रेम्यूनरेशन में इंक्लूड करोगे, नहीं। तुमने जितना इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था ना, वो पूरा का पूरा रेम्यूनरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सर क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त, और अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद आते जाएंगे तो आपको एग्जाम के पहले वो क्वेश्चन खोल के देखना भी नहीं है, तो आप परेशान भी नहीं होगे। उसके अलावा सर आपको सुनो, आप अगर चाहो ना, आप अगर इस कंपनी से कोई पैसे ले रहे हो, तो इसके अलावा इसकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी से भी कमीशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना। इफ यू कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 व्हिच इज रेम्यूनरेशन, द कंपनी विल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीस एंड द पर्सन शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट यू विल हैव टू डिस्क्लोज 2 थिंग्स। कोई बताएगा कौन सी 2 चीजें हैं? 2 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि रेम्यूनरेशन जो है 197 के हिसाब से पे हुआ है, और दूसरा क्या कोई एक्सेस रेम्यूनरेशन पे हुआ है। एक्सेस रेम्यूनरेशन मतलब ये नहीं सर जो कॉन्ट्रावेंशन में आपने ब्रीच करके पे किया हो, नहीं। एक्सेस मतलब क्या, तुमने 11% नेट प्रॉफिट से ज्यादा या 5%, 10%, 3%, 1%, कोई भी लिमिट को ब्रीच किया है क्या, रेजोल्यूशन पास करा के बराबर, तो 197 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, और एक्सेस रेम्यूनरेशन कुछ पे किया है क्या। अब आ जाते हैं सर शेड्यूल 5 में। व्हाट इज शेड्यूल 5? व्हाट इज शेड्यूल 5? कहां गया भाई? हाँ, व्हाट इज शेड्यूल 5? दोस्तों सुनो मेरी बात, लिसन टू मी। What is Schedule 5? Schedule 5 is basically divided into broad 4 पार्ट। आपको चाहिए ना तो अपनी आंखें पूरी बंद कर लो और दिमाग में जाने दो जितना जाता है। आपने जो नोट्स में चार्ट बनाए हैं ना, उसी को अपने दिमाग में चलने दो। सर शेड्यूल 5 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट, जानते कर लिया अपन ने बात। पार्ट 2 टॉक्स अबाउट रेम्यूनरेशन। पार्ट 2 में 5 सेक्शन है सर। सेक्शन 1 ये कहता है प्रॉफिट अगर है ना तो तू चल देना सेक्शन 197 में, प्रॉफिट है तो हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सेक्शन 2 सबसे इंपॉर्टेंट, कहता है अगर कंपनी में नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ये लैंग्वेज सुन लो सर, नो प्रॉफिट है और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो यहां के लिमिट्स के हिसाब से हम आपको क्या देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे। लेकिन सर एक चीज मैं आपको रुक करके यहां बताना चाहता हूं कि शेड्यूल 5 जो है ना, पहले के जमाने में सिर्फ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के लिए यूज किया करते थे, लेकिन आज के जमाने में शेड्यूल 5 जो है ना, वो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को तो यूज होता ही है, उसके अलावा अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। तो सर वापस आ जाते हैं पार्ट 2 के सेक्शन 2 में, जिसमें हम नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। उसमें 2 लिमिट है, लिमिट ए और लिमिट बी। लिमिट ए क्या बोलता है, अगर तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल इतना 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 होगा ना दोस्त, तो तू मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और की होल टाइम डायरेक्टर को पर ईयर पर डायरेक्टर इतना रेम्यूनरेशन दे देना, और उसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पर ईयर पर डायरेक्टर इतना इतना रेम्यूनरेशन दे देना। सर इफेक्टिव कैपिटल कितना है, सुनो सुनो सुनो, इफेक्टिव कैपिटल कितना है सर? इफेक्टिव कैपिटल है नेगेटिव टू 5 करोड़, 5 करोड़ टू 100 करोड़, 100 करोड़ टू 250 करोड़ एंड मोर देन 250 करोड़। 5 करोड़ कहां पे आएगा सर? 5 करोड़ आएगा आपके सेकंड वाले स्लैब में, वहां पे रेड बॉक्स कर रखा है। अब सर सुनो, ये अगर स्लैब है तो आप
मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और की मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर को कितना दोगे? आप दोगे 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख एंड उसके बाद 120 लाख प्लस एक्सेस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ओवर एंड अबव 250 करोड़। 250 करोड़ से जितना ज्यादा है उसका 0.01%, मतलब 1/10,000 होगा सर, 0.01%। ये हो गया सर आपका बाकी अपने मैनेजरल पर्सन को। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितना दोगे? 12 लाख, 17 लाख, अरे यार 18 लिख देते इनकी ऐसी तैसी, 24 लाख और 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ दी लिमिट आपका एक्सेस कैपिटल। उसके बाद सर ये लिमिट ए है। उसके बाद लिमिट बी क्या कहता है कि अगर लिमिट ए के हिसाब से भी अगर आप रेम्यूनरेशन देना चाहते हो तो 4 कंडीशन अगर मीट हो रही है तभी रेम्यूनरेशन दे सकते हो। अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में पेमेंट कर रहे हो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में पेमेंट कर रहे हो। दूसरा, प्रोफेशनल कैपेसिटी में पेमेंट सर्विसेज जो दिया है उसके लिए उसके पास रिक्विजिट एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन है। एंड तीसरा, दैट पर्सन, दैट डायरेक्टर इज नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, यहां एसोसिएट नहीं है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी इन द करंट ईयर, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 years एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट एज सच डायरेक्टर। बट हाउएवर इफ यू आर होल्डिंग ईसॉप्स, अगर आप ईसॉप्स होल्ड कर रहे हो तो आपको डायरेक्टर नहीं मानेंगे। एंड फोर्थ condition sir, you should not be related to the promoter or director of the company holding or subsidiary in the current year preceding 2 years and आफ्टर सच अपॉइंटमेंट। तो ये चारों कंडीशन अगर मीट करोगे ना तो लिमिट बी में पेमेंट मिलेगा। पर सर लिमिट बी क्या है मैं आपको बता देता हूं। लिमिट बी सिर्फ इतना है कि अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी को पेमेंट कर रहे हो ओवर एंड अबव डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन तो आपको लिमिट बी देखना पड़ेगा, वरना एकदम फालतू है लिमिट बी। लेकिन सर लिमिट हो ए हो या लिमिट बी हो, आपको अगर पेमेंट करना है ना शेड्यूल 5 के अंदर तो 4 कंडीशन तो आपको मीट करनी पड़ेगी। दोस्तों लिख लो अपने दिमाग में ये 4 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा प्लस एनआरसी का अप्रूवल लगेगा। सर बोर्ड का अप्रूवल लगेगा प्लस एनआरसी का अप्रूवल, प्लस लिखा है मतलब क्या, अगर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो उसका तो अप्रूवल लगेगा ही, और अगर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी भी है ना तो उसका भी अप्रूवल लगेगा। पॉइंट नंबर 2, पीएफआई का अप्रूवल, मतलब बैंक का, पीएफआई का, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर का, सब लोगों का अप्रूवल लगेगा अगर डिफॉल्ट हुआ है तो ही। सर एक चीज ध्यान रखना, ये दिमाग में घुसने दो कि डिफॉल्ट हो गई तो ही पीएफआई को पूछना है, वरना वो लोग कोई नहीं होते हमको बोलने वाले। और तीसरा, अगर आपने ओआर पास किया या एसआर पास किया या तो एक बार ओआर पास किया या 2 बार एसआर पास किया, जो भी केस हो वो ओआर एसआर की वैलिडिटी 3 साल होगी। सर ओआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, ये क्या है? सुनो, इफेक्टिव कैपिटल के लिमिट के हिसाब से जो अमाउंट आ रहा है ना 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, इसके अंदर अगर आप रेम्यूनरेशन का पेमेंट कर रहे हो ना तब भी आपको ओआर तो पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिमिट ब्रीच कर रहे हो लिमिट ए का तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, और अगर आप लिमिट बी के अंदर भी पेमेंट कर रहे हो ना तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तो ओआर एसआर एसआर। अब सर सुनो, जो भी ओआर एसआर पास करोगे उसकी वैलिडिटी जो होगी 3 साल की होगी, और उसके अलावा जो भी डिस्क्लोजर आपको देना है वो डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। सर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पेड अप इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है? रट्टा रट्टा, इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है? इफेक्टिव कैपिटल मतलब तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, तो पेड अप शेयर कैपिटल ले लो। उसके साथ फ्री रिजर्व नहीं लेना दोस्त, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना। फ्री रिजर्व नहीं लेना, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना, और सुनो ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद जो भी आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, वो चारों चीजों को ऐड कर लेना। तो सर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग व्हिच इज फॉर मोर देन 1 ईयर। अब पेड अप कैपिटल में आप शेयर एप्लीकेशन मनी मत लेना, पेड अप कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन मनी मत लेना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व मत लेना, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वर्किंग कैपिटल लोन, ये सारी चीजें मत लेना। अब ये ऐड करने के बाद इसमें से लेस करना 3 चीजें। एक तो जो इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया है, द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन ऑलरेडी, प्रिलिमिनरी लॉसेस रिटन ऑफ और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी है, ये तीनों चीजों को माइनस करना, तब जाके आपका इफेक्टिव कैपिटल आएगा। और इफेक्टिव कैपिटल के बेस में लिमिट आएगा, लिमिट के बेसिस पे रेजोल्यूशन आएगा, रेजोल्यूशन के बेसिस पे पेमेंट हो जाएगा। ये आपका शेड्यूल 2 पार्ट 2 का सेक्शन 2 है। सेक्शन 3 क्या कहते हैं सर? सेक्शन 3 नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस पर 5 ऐसे केसेस है जहां पे अगर आपको शेड्यूल सेक्शन 2 से ज्यादा रेम्यूनरेशन देना है ना तो आपको 3 कंडीशन और सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। वो जो 4 कंडीशन तुमने पहले किए वो तो करने ही पड़ेंगे, उसके साथ 3 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। कौन से ऐसे 5 केसेस है सर? अगर एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जिसके 7 साल ही हुए, 7 साल से ज्यादा नहीं हुए, विद इन फर्स्ट 7 years ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। दूसरा, अगर आप एक सिक कंपनी हो और आपका बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने एक प्लान अप्रूव किया है, और वो प्लान अप्रूव किए अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं, तो आपको ये कंडीशन में फॉलो जाओगे। तीसरा, अगर आपका ट्राइब्यूनल ने, एनसीएलटी ने कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया है तो उसके 5 साल तक। फोर्थ, अगर बीआईएफआर ने या एनसीएलटी ने
अगर आपका रेम्यूनरेशन फिक्स किया है तो वो फोर्थ। और फिफ्थ सर, अगर आप अपनी कंपनी से खुद नहीं किसी और कंपनी के थ्रू रेम्यूनरेशन देना चाहते हो, वो कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है या कोई भी और कंपनी हो सकती है, और वो कंपनी उस रेम्यूनरेशन को ना अपने 197 के कैलकुलेशन में इंक्लूड कर रही है और फिर भी उसका रेम्यूनरेशन जो है लिमिट के अंदर है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये पांचों केस में अगर आपको सेक्शन 2 से ज्यादा आपको रेम्यूनरेशन देना है तो आपको 3 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। 3 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं तो खो गया और मेरी स्क्रीन दिखना वो बंद हो गई, प्रेजेंट होना। सॉरी सर, एक बार स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद है, मैं वापस शुरू कर दूंगा। मेरी बात सुनो सर, 5 कंडीशन, ये 5 केस में अगर आप रेम्यूनरेशन देना चाहते हो ना तो आपको 3 और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला, कि तुमको हमारी कंपनी के अलावा कहीं और से रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम एनीवेयर एल्स बट आवर कंपनी। सेकंड एंड थर्ड, आपके पास ऑडिटर और सीएस का सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट है सर? एक तो आपने अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर और टर्म लेंडर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया, और बाकी जो आपके क्रेडिटर्स है ना उन्होंने बोल दिया है कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, चलो तुम लोग कर लो। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके आप ये 5 केसेस में रेम्यूनरेशन ज्यादा दे सकते हो। नॉट एट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 क्या था सर? सेक्शन 4 कहता है कि जो परक्यूजिट्स आप देते हो ना एज अ रेम्यूनरेशन, वो परक्यूजिट्स को इंक्लूड मत करना। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी का पेमेंट हो गया, एन्युटी का कंट्रीब्यूशन हो गया, लीव एनकैशमेंट का पेमेंट हो गया, ये सबको आप मत इंक्लूड करना अपने रेम्यूनरेशन में। उसके अलावा अगर कोई एक्सपैट है ना, मतलब एक्सपैट्रिएट, मतलब जो बाहर का बंदा यहां आके बैठा है, यहां का बंदा कोई बाहर जाके बैठा है, उस एक्सपैट का हॉलिडे पैसेज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और उसका लीव ट्रैवल कंसेशन, ये तीनों चीजें भी मत इंक्लूड करना। और सर सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कि भैया सुनो, सेक्शन 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो आपका टोटल रेम्यूनरेशन ड्रॉन है ना, इफ यू आर ड्रॉइंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम से 2 कंपनीज, देन द टोटल रेम्यूनरेशन दैट यू आर ड्रॉइंग विल हैव टू बी लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम वन कंपनी। मैंने आपको क्लास में समझाया था, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 2 कंपनी है। ए लिमिटेड का अगर आप सिर्फ ए लिमिटेड में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर होते तो आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, पर अगर आप बी लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर होते तो मैक्सिमम आपको 2 करोड़ मिलते हैं। तो 1 करोड़ या 2 करोड़, कौन सा ज्यादा? 2 करोड़। तो लॉ कहता है अभी 2 करोड़ ज्यादा है ना, तो तू अब 2 कंपनी में साथ में भी काम करेगा ना, तो तेरा टोटल रेम्यूनरेशन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। मतलब हो सकता तू एक कंपनी से जितना कमा लेता उतना ही मैक्सिमम तू 2 कंपनी से कमाएगा। ये हो गया सर सेक्शन 1 2 3 4 5। अब वापस आ जाओ ऊपर, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 कहता है सर कोई भी आपको काम करना है पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आपको ऑडिटर का या सीएस का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भैया शेड्यूल 5 का रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो गया है। और पार्ट 4 ये कहता है सर सीजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको शेड्यूल 5 के कंप्लायंस से एग्जेम्प्ट कर सकता है। सर बताओ शेड्यूल 5 समझा क्या? सर बताओ शेड्यूल 5 समझा क्या? तुम हो भी क्या यहां पे? शेड्यूल 5 समझा क्या? सर सुनो, सेक्शन 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट सिंपल है सर, सिंपल है। सुनो, पहले समझने में डिफिकल्ट होता है, अब देखो कितना आसान है। 4 चीजें देखनी है सर नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, क्या रिमूव करना है, क्या रिमूव नहीं करना है। पहला, क्या ऐड करना है? क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर व्हाट क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर? क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर बाउंटीज और व्हाटएवर सब्सिडीज यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर दोज अमाउंट, मतलब उसको नेट प्रॉफिट में इंक्लूड कर लेना। बट हाउएवर द फॉलोइंग अमाउंट, फॉर द फॉलोइंग अमाउंट क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन। क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन मतलब क्या? इसको रेवेन्यू में मत इंक्लूड करना। पहला, प्रीमियम ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी, व्हाटएवर शेयर्स और डिबेंचर्स यू आर इशूइंग उसका प्रीमियम। दूसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तीसरा, प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर, मतलब सर अगर आपने कोई अंडरटेकिंग बेचा तो उससे जो प्रॉफिट आई दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। फोर्थ, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स्ड एसेट या कोई भी कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को बेच करके जो पैसे आ रहे, जो प्रॉफिट आ रहे, उसको मत इंक्लूड करना रेवेन्यू में। बट एक प्रॉफिट इंक्लूड कर लेना, जो अगर आपका सेल वैल्यू WDV से ज्यादा है ना, तो जितना आपका ओरिजिनल कॉस्ट लेस WDV है उसको इंक्लूड कर लेना। सर जाने दो, एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर 100 रुपए का असेट था, आपने 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा लिया, WDV 80 रुपए की है। अब वो 80 रुपए का असेट अगर आप 120 रुपए में बेच रहे हो तो टोटल प्रॉफिट वैसे कितना हुआ? 40 लाख रुपए का। लेकिन लॉ कहता है 40 लाख रुपए नहीं भाई, तू 20 लाख रुपए, मतलब जितना डेप्रिसिएशन तेरे को दिए थे ना उतना एड बैक कर लेना, उतना जितना तूने पहले एक्सपेंस क्लेम किया होगा ना उतना एड बैक कर लेना, बाकी मत करना। तो सर ये जो 20 रुपए का
प्रॉफिट है ये इंक्लूड करोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्स्ड एसेट के केस में, उसके अलावा कुछ इंक्लूड नहीं करोगे। फर्दर इफ देयर इज एनी चेंज इन वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू कर रहे हो तो उसकी वजह से कोई प्रॉफिट आया उसको इंक्लूड नहीं करोगे, और अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन गेन है तो वो सारी चीजें प्रॉफिट में नहीं आएगी। सर क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सेक्शन 198 में नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? लिखो नहीं सर ये पहले के जमाने में आया करता था, अब वो क्वेश्चन बनाएंगे कि भैया असेट बिका, ये प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट आया, कैलकुलेट करो। तो यू डोंट हैव टू रट्टा, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ये पॉइंट मेरे लॉजिक में घुस रहा है क्या? हाँ तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लॉजिक के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक के हिसाब से कहां सॉल्व नहीं होगा सर? यहां पे कि ये 4 एक्सपेंस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, 4 एक्सपेंस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कौन से 4 एक्सपेंस? सबसे पहला इनकम टैक्स और सुपर टैक्स। इनकम टैक्स और सुपर टैक्स मतलब क्या सर? इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, मतलब आप क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं। नेट प्रॉफिट मतलब हमको लगता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पर टैक्स छोड़ दो सर, पहले प्रॉफिट निकालोगे, उसके बेसिस पे रेम्युनरेशन निकालोगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कितना टैक्स पेबल आ रहा है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि भाई डायरेक्टर्स को कितना पे कर रहे हैं, तभी डिसाइड होगा ना टैक्स कितना पे करना है, तो इसीलिए आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोगे। दूसरा सर कोई भी कॉम्पेंसेशन अगर आप वॉलंटरीली पे कर रहे हो, एनी कॉम्पेंसेशन डैमेज और पेमेंट्स मेड वॉलंटरीली दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, इट विल नॉट बी डिडक्टेड, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट हाउएवर लेट मी टेल यू, इफ एनी कॉम्पेंसेशन इज पेड फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज यू आर लीगली लायबल टू पे दैट, देन इन दैट केस दैट विल बी अलाउड, दैट विल बी अलाउड। तीसरा, इफ यू हैड मेड अ लॉस ऑन सेल, किसी को ये डाउट था तो एक बार सुन लो, अगर आपने कोई लॉस ऑफ कैपिटल नेचर किया है, लॉस ऑफ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आपने कोई लॉस ऑफ कैपिटल नेचर किया, किसी भी तरह का लॉस हो, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट हाउएवर कहां पे लिखा है सर? एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्ट वर्ड है ना वो कहता है कि अगर आपका सेल्स प्रोसीड जो भी है, WDV माइनस सेल्स प्रोसीड जो भी अमाउंट आएगा उसको अपने लॉस में ले लेना। WDV माइनस सेल्स प्रोसीड, भाई अगर लॉस हो रहा है मतलब सेल्स प्रोसीड WDV से कम ही है तो WDV माइनस सेल्स प्रोसीड ही लेना है। तो लॉ कहता है हाँ उतना ही ले लेना, डेप्रिसिएशन जो तूने पहले ले लिया ना उसको वापस से मत लेना। सिंपल है, तुम जो समझ रहे हो वो सिंपल ही है कि अगर 100 रुपए का असेट था और आपने 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लिया है तो बचते 80 रुपए। अब 80 रुपए के एसेट को अगर आप 60 रुपए में बेच रहे हो तो जो 20 रुपए का लॉस है ना उसको आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये जो 20 का डेप्रिसिएशन पहले क्लेम कर लिया था उसको दोबारा मत करना। आप बोलोगे सर ये तो हम वैसे भी नहीं कर रहे थे ना, वो वैसे भी तुम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि लॉ में लिखा है ना, तुमको सिखाया गया है ऐसा। अब मेरी बात सुनो, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट, अगर कोई भी आपने फेयर वैल्यूएशन वगैरह किया जिसकी वजह से वैल्यू कम होती है तो आप उसको नेट प्रॉफिट में नहीं लोगे। उसके अलावा सारी चीजें नेट प्रॉफिट में आएगी सर। आप जो बोलो, यूजुअल वर्किंग चार्ज बोलो, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, बोनस, एनी टैक्सेस नोटिफाइड ऑन एबनॉर्मल प्रॉफिट और टैक्सेस ऑन बिजनेस प्रॉफिट, ये 2 पॉइंट है जो थोड़ा यूनिक है। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट पे कोई टैक्सेस है या बिजनेस कोई स्पेशल रीजन का टैक्सेस है तो उसको आप क्या करोगे, आप उसको उसका एक्सपेंसेस अलाउ कर दोगे, पर इनकम टैक्स का एक्सपेंस आप अलाउ नहीं करते हो। उसके अलावा सर जितने भी इंटरेस्ट आप सोच सकते हो सब कुछ अलाउड है। जो 181 में कंट्रीब्यूशन है वो भी अलाउड है, 181 में जो कंट्रीब्यूशन करते हो वो भी अलाउड है। रिपेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कैपिटल नेचर का रिपेयर्स कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं होगा, लेकिन जो रेगुलर रिपेयर्स है आपके वो अलाउड हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है वो आपको अलाउ हो रहा है। कोई भी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेम्युनरेशन, मतलब पिछले साल का कोई लॉस पड़ा हुआ है तो उसको भी अलाउ करवा सकते हो। कोई भी कॉम्पेंसेशन या डैमेज जो तुमने लीगल लाइबिलिटी की वजह से पे किया है तो वो अलाउ हो जाएगा, और कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का सम भी अलाउ हो जाएगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ भी अलाउ हो जाएगा, मतलब सर सब कुछ अलाउ हो जाएगा। बस टैक्स का ध्यान रखना, एबनॉर्मल प्रॉफिट पे टैक्स भी अलाउ हो जाता है, स्पेशल रीजन का टैक्स भी अलाउ हो जाता है। और सर एक चीज ध्यान रखना, कोई पिछले साल के अगर एक्सेस लॉसेस हैं ओवर इनकम तो वो भी अलाउ हो जाते हैं। ठीक है, ये था सर नेट प्रॉफिट, क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा, क्या अलाउ होगा क्या अलाउ नहीं होगा। अब सर चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 199 में। 199 किस बारे में बात करता है? 199 बात करता है रिकवरी। सुनो सर क्या हो रहा है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हो रहा है। रीस्टेटमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो फ्रॉड हुआ है या फिर नॉन कंप्लायंस हुआ है, या तो फ्रॉड हुआ है या नॉन कंप्लायंस हुआ है। अगर फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस की वजह से रीस्टेटमेंट हो रहा है और रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि आपने एक्सेस रेम्युनरेशन ले लिया है, मान लो आपको 1 करोड़ लेना चाहिए था, 5 करोड़ लेके बैठ गए हो, तो जो एक्सेस रेम्युनरेशन है ना वो हम रिफंड ले लेंगे, रिकवर करेंगे। किससे रिकवर करेंगे सर? आपके एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर और सीईओ से। एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर और सीईओ से, बाकी और किसी से नहीं। ये चारों लोग जो उस फाइनेंशियल ईयर में थे ना, उन लोगों को जितना भी एक्सेस रेम्युनरेशन किया है वो रिकवर करेंगे। सर बाकी आईडी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो एक्सेस रेम्युनरेशन किया कुछ नहीं कर सकते, हमारी गलती थी, उनको गया पैसा, उनसे नहीं रिकवर कर सकते। लेकिन जो आपके उस समय पे एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर थे ना, उस समय पे मतलब क्या सर? वो समय जिस समय का फाइनेंशियल
स्टेटमेंट रीस्टेट हो रहा है, वो समय जिस समय का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट हो रहा है, उस समय जो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर सीईओ थे ना, उनसे रिकवर करोगे, उनको जितना भी एक्सेस मिला है वो वापस ले लोगे, और बस इतना ही है सेक्शन 199। सेक्शन 200 सर बहुत बेसिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। आप जब कंपनी के पास, मतलब शेयर होल्डर के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाते हो ना कि भाई ज्यादा रेम्यूनरेशन देना है, दे दे क्या, तो सर ज्यादा रेम्यूनरेशन कितना ज्यादा होगा वो सीजी और शेयर होल्डर जो है वो कैप लगा सकते हैं। कैप किस बेसिस पे लगाएंगे कि भाई कंपनी की क्या हालत है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जिसको तुम ज्यादा पैसे देने की बात कर रहे हो वो डायरेक्टर ऑलरेडी बाकी और कहां से कमाता है, क्या पता वो और 2-3 कंपनी में एमडी लगा हुआ है वो कमाता है, नहीं हो सकता, मेरे को पता है, मैंने ही सिखाया तुमको, पर मेरा एग्जांपल समझो, कहीं और से कमा रहा होगा, या फिर उसको हमारी कंपनी से किसी और कैपेसिटी में रेम्यूनरेशन मिल रहा होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें देखते हुए आप एक अपर कैप लगाओगे। बेसिक प्रोविजन है सर। 201 भी बेसिक है। 201 शायद मेरे को ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने क्लास में करवाया, पर सुन लो मेरी बात। 201 क्या है सर? 201 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल लगता है जब आप शेड्यूल 5 के पार्ट 1 से डिविएट कर जाते हो, तो जब शेड्यूल 5 के पार्ट 1 से डिविएट करते हो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, तो ये तो आपको पता है कि आपको MR2 भेजना पड़ता है, कौन से फॉर्म में से, कितने दिन के अंदर से, 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर। पर जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हो ना अप्रूवल लेने, तो उसके पहले एक और काम करना पड़ता है, आपको एक जनरल नोटिस इशू करना पड़ता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, और वो जो नोटिस है ना वो आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे, 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और वर्नाक्युलर लैंग्वेज या प्रिंसिपल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, और जो कॉपी होगा ना नोटिस का वो अटैच करोगे एप्लीकेशन में, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एप्लीकेशन जाएगा ना उसमें अटैच करोगे कि भाई हमने चिल्ला के बता दिया हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए आ रहे हैं। क्यों ऐसा सर? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जा रहे हो और दुनिया में किसी को भी अगर रिजेक्ट करना है कि भाई तुम क्या पागल को अपॉइंट कर रहे हो, ये तो कन्विक्टेड है, ये तो जेल गया था, इसको अपॉइंट मत करो, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना क्या भेज सकते हो, अपने दिल की बात बता सकते हो। तो सर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के पहले चिल्ला के सबको जनरल नोटिस दे देना और न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करवा देना, और न्यूज़पेपर का कॉपी जो है एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना। सेक्शन 202 कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, 3 लोगों का, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। सर क्या यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स आते हैं? नहीं, यहाँ पे मैं आपको 191 का भी रिविजन करवाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको उस दिन आपको 191 नहीं करवाया था जिस दिन मैं सेकंड चैप्टर रिविजन करवा रहा था। 202 किस बारे में बात करता है सर? कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस के बारे में। किसको दे रहे हो? 3 ही लोगों को दे रहे हो और कोई नहीं, 3 लोग। ये 3 लोगों को कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिल सकता है, किसी भी और डायरेक्टर को नहीं मिल सकता। पर इन लोगों को भी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा अगर 6 या 7 कंडीशन मीट हो जाते हैं। RVGWI, आर क्या है सर? रिजाइन। 2 केस में रिजाइन, अगर एक कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन हो रहा है और आप एक कंपनी से रिजाइन करके जो रिकंस्ट्रक्टेड या अमेलगमेटेड कंपनी है उसमें एज अ MD, WTD, मैनेजर, डायरेक्टर किसी भी पोजीशन में अगर अपॉइंट हो जाते हो तो आपको फिर ये नहीं मिलेगा कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। दूसरा, अगर इसके अलावा किसी और कारण से आप रिजाइन कर देते हो तो आपको CFLO नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर आपका ऑफिस वेकेट हो जाता है सेक्शन 167 में, अगर आपका ऑफिस वेकेट हो जाता है, RVG, आर में 2 रेजिग्नेशन के पॉइंट है, बी में वेकेशन का पॉइंट है। जी क्या है सर? जी क्या है? गिल्टी है। अगर आप खुद गिल्टी हो, मतलब क्या? द डायरेक्टर हिमसेल्फ इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिएसेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसमैनेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर वो कंपनी को ही ढंग से नहीं चलाया, कंडक्ट ही नहीं किया कंपनी को ठीक से, तो भाई तेरे को काहेगा रेम्यूनरेशन CFLO देंगे हम। उसके बाद सर RVG, उसके बाद WI, W में 2 है, वाइंडिंग अप के 2 पॉइंट है। पहला तो क्या, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चले गई और डायरेक्टर ही कारण था जिसकी वजह से कंपनी वाइंडिंग अप में गई, मतलब क्या? वेयर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप एंड इट इज वाइंडिंग अप ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द MD WTD मैनेजर, तो उसको CFLO नहीं मिलेगा। और दूसरा सर, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई है ऑलरेडी, या फिर जब आप सीज हो जाते हो ना, ऑफिस छोड़ देते हो ना, उसके 12 महीने के अंदर कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है तो, और वाइंडिंग अप में जाने से कुछ नहीं होता, वाइंडिंग अप में जाने के बाद जो असेट्स हैं दैट आर नॉट इनफ टू पे द शेयर कैपिटल, द असेट्स आर नॉट इनफ टू पे द शेयर होल्डर्स मनी, इन दैट केस CFLO नहीं मिलेगा। और लास्ट सर RVGWI, W के बाद I है, I इंस्टिगेटेड, द डायरेक्टर हिमसेल्फ इंस्टिगेटेड हिज ओन टर्मिनेशन, कुछ तो ऐसी हरकत की थी, खुद का टर्मिनेशन खुद करवाया है, तो CFLO नहीं मिलेगा। मतलब सर ये सब केसेस में आपको CFLO नहीं मिलेगा। CFLO कब नहीं मिलेगा? CFLO नहीं मिलेगा अगर आप रिजाइन करते हो। RVGWI, R 2 रिजाइन का, V वैकेंसी का, G गिल्टी का, W वाइंडिंग अप का, 2 वाइंडिंग अप का, और I इंस्टिगेटेड टर्मिनेशन। अब सर आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा? क्या ये 6 पॉइंट आएंगे RVGWI? नहीं, तो क्वेश्चन क्या आएगा सर? जब आप निकल के जा रहे हो, CFLO मिलना है, तो कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा? कोई तो लिमिट होगा ना। तो लॉ ने कहा लिमिट ये है बेटा कि जो एवरेज रेम्यूनरेशन आप पिछले 3 साल में रिसीव किए हो, या पिछले 3 साल नहीं रहे हो तो जितने भी समय रहे हो, जो भी आपका एवरेज रेम्यूनरेशन है उसको मल्टीप्लाई करो बाय द रिमेनिंग टेन्योर और 3 इयर्स व्हिचएवर इज शॉर्टर। मतलब सर जहां खड़े हो ना उसके पहले के 3 साल और बाद के 3 साल
देखना, उसके अलावा कहीं मत देखना। तो पहले के 3 साल अगर है तो 3 साल देख लो, नहीं तो 6 महीने तो 6 महीने देख लो। तो लास्ट 3 साल में जो भी एवरेज रेम्यूनरेशन मिला मल्टीप्लाइड बाय द रिमेनिंग टेन्योर। अगर आप 2 साल के लिए रुकते तो 2 साल का रेम्यूनरेशन, 5 साल के लिए रुकते तो 3 साल का रेम्यूनरेशन। तो जो भी आपका रेम्यूनरेशन आएगा वो इस तरीके से पे होगा। कैलकुलेशन कैसे होगा सर? एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ लास्ट 3 इयर्स और शॉर्टर पीरियड इफ हेल्ड ऑफिस फॉर लेस देन 3 इयर्स। पेमेंट कितना होगा? एवरेज रेम्यूनरेशन इनटू पीरियड। एवरेज रेम्यूनरेशन क्या है? पिछले 3 साल का, और पीरियड क्या है? जितने समय बचे हैं, और 3 इयर्स विच एवर इज शॉर्टर, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट हो जाएगा। और सर नथिंग इन दिस एक्ट सेक्शन प्रोहिबिट्स डायरेक्टर्स फ्रॉम रिसीविंग रेम्यूनरेशन अंडर दिस एक्ट। सर ये सेक्शन CFLO की बात करते हैं, बेसिक रेम्यूनरेशन की बात नहीं करते। आप अगर गिल्टी भी हो, आप अगर इंस्टिगेट भी हो गया, वेकेट भी हो गए, तो भी आपको रेम्यूनरेशन अगर मिलना चाहिए तो रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा। इस एक्ट से तो हम नहीं रोकेंगे आपको। सर अब एक बार 202 के साथ मैं आपको 191 पे भी ले जाता हूं। व्हाट इज सेक्शन 191? सेक्शन 191 टॉक्स अबाउट CFLO ही, बट इन very specific scenario. Sir सुनो, what is section 191? Section 191 talks about CFLO compensation for loss of office, but in case of 3 cases. In 3 cases, sir, what are the 3 cases? सुनो compensation for loss of office in 3 cases. What are the 3 cases? Transfer of undertaking, transfer of property, or transfer of share. Transfer of undertaking, transfer of property, or transfer of shares. Sir, अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो नॉर्मल है। शेयर होल्डर के ट्रांसफर, शेयर्स का ट्रांसफर में मतलब डिपेंड करता है शेयर्स ले कौन रहे हैं। कोई जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स ले रहे हैं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट ले रहे हैं जो हमको अपनी सब्सिडरी बनाना चाहते हैं या हमारी होल्डिंग बनना चाहते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल ले रहा है जो 1/3 से ज्यादा कंट्रोल हमारे पास लगता है, या कोई भी और ले रहा है, कोई ऐसा ऑफर है विच इज कंडीशनल ऑन एक्सेप्टेंस। ये 4 केस में अगर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर आपकी कंपनी का अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी या शेयर्स ट्रांसफर हो रहा है, देन इन दैट केस CFLO विल बी पेबल। बट हाउएवर नो CFLO विल बी पेबल अनलेस यू हैव ऑब्टेन्ड शेयर होल्डर्स अप्रूवल। शेयर होल्डर का अप्रूवल के बिना कोई भी CFLO पेबल नहीं होगा। सर किसको किसको CFLO मिलेगा? यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स को, WTD MD मैनेजर भी कवर्ड है और अदर डायरेक्टर्स भी कवर्ड है, लेकिन सेक्शन 202 में अदर डायरेक्टर्स बिल्कुल भी कवर्ड नहीं थे। अब सर ये कॉम्पनसेशन देगा कौन? कॉम्पनसेशन कोई भी दे सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, या तो ट्रांसफरी कंपनी दे रही है, ट्रांसफरर दे रहा है, कोई भी दे रहा है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पनसेशन कोई भी देगा। एक ही शर्त है, शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लेना जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवा के। सर अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल कह रहे हो, मतलब आप जनरल मीटिंग बुलाओगे तो उसके लिए नोटिस भेजोगे, तो नोटिस के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा ना, उसमें कुछ चीजें डिस्क्लोज करना, जैसे कि क्या, कौन से डायरेक्टर को CFLO दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कितना रुपए दे रहे हैं, कैसे कैलकुलेट किया, वो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देने, CFLO देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, सोर्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, मैनर ऑफ पेमेंट क्या होगा, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और सर MD WTD मैनेजर को भी जो कॉम्पनसेशन दे रहे हो ना CFLO इस सेक्शन में, तो उसमें भी 202 की लिमिट्स देख लेना। जो 202 में अभी अपन ने लिमिट्स देखा ना कि भाई तू अगर कंटिन्यू करता ऑफिस तो कितना कमाता, उससे कम ही देना, उससे ज्यादा मत देना MD WTD मैनेजर के केस में। बाकी और किसी के केस में ये लिमिट नहीं है, MD WTD मैनेजर के केस में ये लिमिट है। पर सर MD WTD मैनेजर को फिर पटका इन्होंने, बोला 6 कंडीशन, अगर तू कोई भी डिफॉल्ट किया है ना इन 6 में से, तो अगर तो हम तेरे को CFLO नहीं देंगे। कौन से 6 डिफॉल्ट है सर? बेसिक डिफॉल्ट है, अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट का पेमेंट नहीं किया, अगर आपने डिबेंचर्स रिडीम नहीं किए, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दिया या प्रेफरेंस शेयर्स को टाइम पे रिडीम नहीं किया, उसके अलावा सर अगर आपने कोई भी लाइबिलिटी सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड आपने पे नहीं की, आपने गवर्नमेंट ड्यूज पे नहीं किए, GST का हो गया, टैक्स का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया, सारे गवर्नमेंट ड्यूज पे नहीं किए, या फिर आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज वो नहीं पे किए, आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉइज वो भी पे नहीं किया। पर सर अगर गवर्नमेंट ड्यूज और स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है ना वो अगर डिस्प्यूटेड है, अगर वो डिस्प्यूटेड है तो इन दैट केस बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। डिस्प्यूटेड है तो नहीं पे किया चलता है, लेकिन अनडिस्प्यूटेड जो है वो अगर तूने पे नहीं किया तो तेरे को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। MD WTD मैनेजर तेरे को एक सूखी एक रुपया नहीं मिलेगा। पेमेंट मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन अगर आपने किया है तो माना जाएगा डायरेक्टर इसको अपने कंपनी के ट्रस्ट में होल्ड करता है और लौटा देगा। और सर पेनल्टी क्या है? 1 लाख रुपए। कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी क्या है? 1 लाख रुपए। अब सर आ जाओ लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 203। व्हाट इज सेक्शन 203? होल टाइम की मैनेजरल पर्सन। वेरी 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 ट्रिकी क्वेश्चन। सबसे पहले सर होल टाइम की मैनेजरल पर्सन, कौन से कंपनी को होल टाइम की मैनेजरल पर्सन रखना चाहिए? तो मैंने कहा कि देख भाई लिस्टेड कंपनी तू एक रख ले, तेरे को तो सब रखना ही है, और उसके अलावा पब्लिक कंपनीज में रखवा लेते। पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़। पब्लिक कंपनी जिसके पास 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा। तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को 3 ऑफिसेस भरनी है भाई। पहली ऑफिस जो है उसमें MD होगा या मैनेजर होगा या CEO होगा। अगर तीनों ही नहीं है तो तू होल टाइम डायरेक्टर को बैठा दे, लेकिन एक CEO टाइप का ऑफिस चाहिए हमको, दूसरा CFO के टाइप का ऑफिस और तीसरा CS का ऑफिस। तो पहला क्या हो गया सर? MD, मैनेजर, CEO। नहीं है तो तू होल टाइम डायरेक्टर
बैठा दे और उसके बाद CFO बैठा दे और उसके बाद CS बैठा दे। ये तीनों किसको चाहिए? लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़। बट सर अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं और मेरी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, तो लॉ ने बोला कि भाई देख, अगर प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है ना, तो तेरे को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी तो बैठाना जरूरी है। यू विल हैव टू हैव अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। अब सर सवाल उठता है, क्या जो कंपनी का चेयरपर्सन होता है क्या वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है? या जो कंपनी का चेयरपर्सन होता है क्या वो CEO बन सकता है? द आंसर इज नो, नहीं बनने देंगे। लेकिन फिर 3 एक्सेप्शन आए सर। पहला एक्सेप्शन क्या? अगर आप मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो, अगर आपके बहुत सारे बिजनेसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, अपॉइंट कर लो, एक ही बिजनेस है। अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस नहीं करते तो कर लो। दूसरा, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया, अगर आपने AOA में लिख दिया कि चेयरमैन MD बनेगा तो बनेगा। और तीसरा, और रिलायंस इंपॉर्टेंट, सुनो तीसरा केस क्या है सर? अगर आप इतनी बड़ी कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और साथ में कंपनी मल्टीपल बिजनेस में एंगेज्ड है और हर बिजनेस में एक एक CEO है, इतनी बड़ी अगर आप कंपनी हो ना, तो आपको ऊपर का प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होगा, ऊपर का प्रोवाइजो ही एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट केस आप बिना उसके आप ये कर सकते हो। इस पे अपन एक बार फिर से बात करेंगे, ठीक है? सुनो सर, उसके अलावा होल टाइम की मैनेजरल पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट। मतलब क्या सर? जो भी आप अपॉइंट करोगे उसमें आपको बोर्ड रेजोल्यूशन में पास करना पड़ेगा। उसके बाद सर सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, एक होल टाइम की मैनेजरल पर्सन जो है ना, वो एक से ज्यादा ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। एक होल टाइम की मैनेजरल पर्सन एक से ज्यादा ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। बट एक से ज्यादा ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, बट आप अपनी सब्सिडरी कंपनी में होल्ड कर सकते हो। और हम आपको होल टाइम की मैनेजरल पोजीशन पर्सन बनने से मना कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको क्या मना कर रहे हैं कि तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। तुम किसी कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर जाके बनना चाहते हो, तुम बन सकते हो, लेकिन तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड का। अब सर एक सवाल आया बहुत इंपॉर्टेंट, क्या एक बंदा 2 कंपनी में MD बन सकता है एक समय पे? क्या एक बंदा 2 कंपनी में MD बन सकता है एक समय पे? तो मैंने कहा कि भैया सुनो, अगर एक बंदा है जो दूसरे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है और उसको मैं अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहता हूं ना, तो 3 कंडीशन लगेंगे। सबसे पहला तो वो मेरे अलावा एक ही और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, आई विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग। ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग। सर ऐसा एक और बार कहां आया था? इसके पहले 203 के पहले एक और बार कहां आया था कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स? सेक्शन 186 में। सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 जो बात करते हैं लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। और तीसरा, स्पेसिफिक नोटिस भेजना पड़ेगा। आप जब बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो उसमें स्पेसिफिक नोटिस भेजो और उसमें ये बताओ कि भैया specific notice of such meeting and the resolution to be moved thereat to be given to all the directors then in India। मतलब सर आपको सबको एजेंडा भेजना पड़ेगा, कम से कम जो लोग इंडिया में है, कि भैया तुमको स्पेशल नोटिस दे रहे हैं, तुम लोग आ जाओ, मीटिंग में अटेंड कर रहे हो और तुमको वोट करना है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होल टाइम की मैनेजरल पर्सन होता है ना, उसके ऑफिस में अगर वैकेंसी होती है ना, कैजुअल वैकेंसी कहलाती है ना इंटरमीडिएट वैकेंसी कहलाती है, ये अलग ही तरह की वैकेंसी है जिसको आपको 6 महीने के अंदर भरना होता है। यू विल हैव टू फिल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। और पेनल्टी क्या होगा? कंपनी को 5 लाख, डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन को 50,000 से 1 लाख रुपए पर डे, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। ठीक है, मतलब कंपनी को भी 5 लाख लग रहा है, डायरेक्ट ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी 5 लाख रुपए लग रहा है। और सर सुनो, बस उसमें और वो गवर्नमेंट कंपनी वाला वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 204 और 205 खत्म। बस मेरी बात सुनो सर, व्हाट इज सेक्शन 204? सेक्शन 204 टॉक्स अबाउट सेक्रेटेरियल ऑडिट ऑफ बिगर कंपनीज। एक बार आंखें बंद करो क्योंकि ये लिमिट आपको याद करना है। सर सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है ना, सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को लगेगा। सर आपको क्या एक चीज याद है जो मैंने क्लास में बताया था कि जो 149 सबसेक्शन 4 की लिमिट है ना, उसका 5 गुना, 2.5 गुना और 2 गुना है लिमिट्स। 5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। ठीक है, अब सर सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है, उसके अलावा एप्लीकेबल होता है टू दोज पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, public companies having paid up share capital of 50 crores or more. Those public companies having turnover of 250 crores or more, or those every company having loan or borrowing from PFI or बैंक्स ऑफ मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। ध्यान रखो दोस्त, यहां पे मोर देन इक्वल टू आ गया। सर क्या बोला मैंने? आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 10, 100 और 50 की लिमिट थी। इसका 5 गुना 50 होता है, 2.5 टाइम्स 250 होता है और 2 गुना 100 होता है। ठीक है, तो ये हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, ये हो गया टर्नओवर और ये हो गया लोन्स और बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में जाएगा? फॉर्म MR3 में जाएगा, जिसमें आप अपने सारे ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स दोगे। ड्यूटी ऑफ कंपनी टू गिव असिस्टेंस एंड फैसिलिटी टू कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस
ऑडिटिंग सच रिकॉर्ड, सर बोर्ड जो है ना, बोर्ड और कंपनी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी को पूरा सपोर्ट करेंगे, तेरे को क्या ऑडिट करना है भाई तू कर। उसके बाद जब बोर्ड रिपोर्ट बनेगा ना तो उसमें वो पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे जो भी कंपनी सेक्रेटरी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, जो भी उसने अपने रिपोर्ट में लिखा है, ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन, उससे रिलेटेड आप अपना एक्सप्लेनेशन दोगे कि क्यों ऐसा हुआ भाई। और अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है ना तो कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और सीएस इन प्रैक्टिस तीनों को पेनल्टी लगेगी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। अब मेरी बात सुनो सर, सेक्रेटरियल ऑडिट किसको लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टेड कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ 50 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या उससे ज्यादा। MR3 में रिपोर्ट बनता है, बोर्ड अपने रिपोर्ट में जस्टिफिकेशन देता है और पेनल्टी 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का लगता है। सर उसके अलावा फंक्शंस ऑफ बोर्ड, सीजी एजीएम राव, हिंदी में बता देता हूं क्या फंक्शन होगा सर कंपनी सेक्रेटरी का, बोर्ड का नहीं, कंपनी सेक्रेटरी का। C2 मतलब सर कंप्लायंसेस में तुम कंपनी की भी हेल्प करो और कंपनी एक्ट का भी कंप्लायंसेस करो और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का भी कंप्लायंस करो। ए असिस्टेंस, आप अपने सारे डायरेक्टर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करो ताकि वो सॉरी ए जो है अप्रूवल्स, आपको जो भी अप्रूवल कंपनी के बिहाफ में लेने वो जाकर के अप्रूवल ले आओ तुम। जी क्या है, गाइडेंस, सारे डायरेक्टर्स को तुम गाइडेंस दो। एम क्या है, मीटिंग, आपको बोर्ड की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें मिनट्स भी बनाने पड़ेंगे। आर क्या है, रिप्रेजेंट, जहां पे भी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंट करोगे। कंपनी के जो भी अफेयर्स चल रहे हैं, ए वो अफेयर्स का आप ध्यान रखोगे और ओ जो भी अदर कंडीशन अदर थिंग्स आपको बोले गए हैं। ये सारे कंडीशन C2 एजीएम राव जो है सीएस के फंक्शंस हैं। और उसके अलावा ये फंक्शन सीएस के हो जाने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी ड्यूटी से एस्केप नहीं होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स ड्यूटीज। समझा सर आपको? That's it guys, I really hope you enjoyed the session. I hope you learned a lot. And I have a sincere request, do make sure that you like the video. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी but मुझे बहुत अच्छा फील होगा। Do make sure that if you enjoyed the revision video, do like it, do share it with your friends. आपको लगता होगा सबको पता है but सबको नहीं पता है, आपको फैलाना है कि ऐसे revision videos है। And do make sure that you subscribe to this channel so that you get notified about all the latest revision videos and amendment for CA Final November 22 that keeps on coming in this particular channel. Thanks a lot for watching. Do make sure that you comment because as I always say, your appreciation is my motivation. Until then guys, bye bye.